और सीधे आपको उज्जैन की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। यहां गणतंत्र पर दिवसों को मना रहे हैं और इस पावन और मुख्यमंत्री अद्वितीय ध्वजारोहण करने वाले हैं। प्रदेश के जननायक भारत अपना स्वयं हम 77वां सबके गणतंत्र मध्य दिवस मना पहुंचे रहा है। और हैं। दूसरी तस्वीर आप आज देखिए जहां पर बिलासपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय झंडे को सलामी दे रहे हैं। प्रदेश हर तो एक तरफ सीएम डॉक्टर वीरता मोहन और यादव बलिदान उज्जैन के में पहुंचे पावन हुए पलों के हैं, थोड़ी साथ देर में झंडा माननीय फहराएंगे। मुख्यमंत्री दूसरी तरफ मुख्य मंच की तरफ बिलासपुर अग्रसर सलामी मंच की में तरफ ध्वजारोहण यहाँ पर सीएम विष्णुदेव साय करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। भारत की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन होगा, अलग अलग झांकियां निकाली जाएंगी। और ये देखिए ध्वजारोहण सीएम डॉक्टर मोहन यादव की ओर से कर दिया गया है और ये उज्जैन से सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। बिलासपुर में भी ध्वजारोहण हो चुका है। सीएम विष्णुदेव साय ने वहां ध्वजारोहण किया और ये तस्वीरें उज्जैन से। तो देश की आन बान और शान को लेकर ये दिन समर्पित है और आज के दिन संविधान का निर्माण हुआ था। बिलासपुर में सीएम साय ने तिरंगा फहराया। देश अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। अलग अलग झांकियां भी निकाली जाएंगी जो कि आकर्षण का केंद्र रहेंगी। इसके अलावा जो सेना की तीनों टुकड़ियां हैं वो अपना दमखम दिखाएंगी, शौर्य का प्रदर्शन करेंगी। तो भारत 77वें गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर होने वाली परेड में अपनी विकास यात्रा, सांस्कृतिक विविधता और सैन्य ताकत का प्रदर्शन करेगा। फिलहाल ये तस्वीरें हैं उज्जैन और बिलासपुर से, जहां पर उज्जैन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ध्वजारोहण किया और अभी झंडे को सलामी दे रहे हैं। और वहीं बिलासपुर में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ध्वजारोहण किया और तमाम जो कार्यक्रम हैं वो भी अब इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे जिसकी तस्वीरें आप तक हम पहुंचाएंगे। रंगारंग कार्यक्रम होने वाले हैं और ये देखिए गुब्बारे तिरंगे कलर के और इसे आसमान में छोड़ा गया है सीएम डॉक्टर मोहन यादव की ओर से। मुख्य अतिथि हैं सीएम और यहाँ पर अभी जो झांकियां हैं उसकी प्रदर्शनी लगेगी। इसके अलावा जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो भी होते हुए नजर आएंगे। तो इस बार वंदे मातरम के 150 वर्ष की थीम पर समारोह आयोजित हो रहा है और इसकी अगुवाई कर्तव्य पथ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करते हुए नजर आएंगी। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर सीएम विष्णुदेव साय ने ध्वजारोहण कर दिया है और ये देखिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव अपने काफिले पर सवार होकर अब इस पूरे जो परेड ग्राउंड है उसका चक्कर लगाते हुए नजर आएंगे, परिक्रमा करते हुए नजर आएंगे और लोगों का अभिवादन भी करेंगे। देखिए हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन कर रहे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। तो देश अपना 77वां गणतंत्र दिवस समारोह मना रहा है और इस समारोह में विकास यात्रा, सांस्कृतिक विविधता और सैन्य ताकत की झलक दिखेगी। इस दौरान जो हाल में गठित हैं नई सैन्य इकाइयां और ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल किए गए प्रमुख हथियार प्रणाली के मॉडल भी प्रदर्शित किए जाएंगे। कर्तव्य पथ को लेकर ये जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं और वहां पर यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। ये तस्वीरें फिलहाल आप देखिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से। मध्य प्रदेश के उज्जैन में ध्वजारोहण कर दिया है सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने और अब अपने काफिले पर सवार होकर सभी का अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं। हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन कर रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और वहीं पर बिलासपुर में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी झंडा फहरा दिया है और वहां पर भी अलग अलग झांकियां निकाली जाएंगी, रंगारंग कार्यक्रम होंगे सांस्कृतिक, वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। तो इस बार खास आकर्षण का जो केंद्र है वो भारतीय सेना का पहली बार पेश किया जा रहा चरणबद्ध युद्ध संरचना
होगा और इसमें ड्रोन, टैंक और तोपखानों को ऐसे युद्ध अभ्यास स्वरूप में दिखाया जाएगा जो असली युद्ध के हालात को दर्शाता है। तो देश अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। उज्जैन और बिलासपुर से ये सीधी तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां पर उज्जैन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ध्वजारोहण किया, वहीं पर बिलासपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ध्वजारोहण किया है। वहीं अगर हम कर्तव्य पथ पर होने वाले कार्यक्रम के बारे में जानकारी दें तो वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने की थीम पर ये कार्यक्रम आधारित होगा और इसकी अगुवाई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी। समारोह सुबह 10:30 बजे से शुरू होगा और करीब 90 मिनट तक चलेगा। तो आपको बता दें कि अलग अलग झांकियां भी निकाली जाएंगी और गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत की सांस्कृतिक विविधता की झलक भी देखने को मिलेगी। तैयारियां लंबे समय से की जा रही थीं। ट्रैफिक रूट्स को डाइवर्ट किया गया ताकि किसी भी तरह से परेशानी न हो। इसके अलावा सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव सभी लोगों का अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर सभी उज्जैनवासी उत्साहित भी हैं। सीएम का गृह जिला है उज्जैन और वहीं पर ध्वजारोहण करते हुए दिख रहे हैं। और ये देखिए दूसरी तस्वीर बिलासपुर से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी अपने काफिले पर सवार होकर लोगों का हाथ जोड़कर अभिवादन कर रहे हैं। तो गणतंत्र दिवस को लेकर प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। कर्तव्य पथ पर मुख्य समारोह होगा, उसकी भी तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे। अपनी पावन उपस्थिति बहुत ही हम सब के लिए आदर पूर्वक आग्रह करेंगे मध्य प्रदेश के 9 प्रवर्तक के शिल्पकार माननीय मुख्यमंत्री जी से। अगला प्रस्ताव नगर से महिला का है, नायक रंजना मालिक। जला अस्थियां सूबेदार विकास पटेल, नगर सेना की महिला टुकड़ी का नेतृत्व कर रही है प्रशिक्षु सूबेदार भारती देवांगन। मैं बड़ी ही अब आदर पूर्वक माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे उनके संदेश वाचन और प्रदेश के नाम उद्बोधन के लिए एक बार आपकी करतल ध्वनि से हम प्रदेश के 9 प्रवर्तक के शिल्पकार को आमंत्रित करें। जय श्री महाकाल। मेरे साथ सभी बोलेंगे जय श्री महाकाल। मेरे प्रिय प्रदेशवासियों, भारत के 77वें गणतंत्र दिवस के मंगल अवसर पर मेरी अपनी ओर से हार्दिक शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। आज राष्ट्र के जनगण मन में देशभक्ति और देश के लिए गर्व और भाव अलग प्रकार का एहसास हो रहा है जब सिंहस्थ 2028 का आगमन हो रहा है। ऐसे पावन पुनीत क्षिप्रा के किनारे आज यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार, मध्य प्रदेश सरकार कदम से कदम मिला करके विकास के कारवां के लिए लगातार आगे बढ़ रही है।
आज संपूर्ण विश्व में भारत की गरिमा बढ़ रही है। इस पावन अवसर पर मैं भारत माता की आजादी के लिए हंसते हंसते सूली चढ़ने वाले अमर शहीदों के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र का कुशलता पूर्वक नेतृत्व करते हुए पूरे विश्व में भारत की श्रेष्ठ छवि बनाई है। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी के विकास के लिए आह्वान किया। मध्य प्रदेश सरकार संकल्पबद्ध होकर कार्य कर रही है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है। खेती और किसानी करने वाले भाइयों के जीवन में मुस्कान लाने के लिए हमारी सरकार कई प्रकार से प्रयास कर रही है। मध्य प्रदेश में वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाने का हमने निर्णय किया है। वर्ष 2002-03 में जहां कृषि और संबंध क्षेत्र का बजट मात्र 600 करोड़ रुपया था, जिसे बढ़कर 2024-25 में 27,000 करोड़ से अधिक का ये बजट करके हमने अपने किसानों के प्रति समृद्ध किसान समृद्ध प्रदेश की दिशा में प्रदेश में कृषि का विकास बहुआयामी मॉडल तय किया गया है, जिसमें 10 बहुआयामी गतिविधियों को शामिल किया गया है। किसानों को समृद्ध बनाने के लिए मुख्य फसलों के साथ उद्यानिकी फसलों को उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। औद्यानिक फसलों का उत्पादन 344 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 425 लाख मीट्रिक टन हो गया है। मध्य प्रदेश टमाटर, धनिया, लहसुन, संतरा उत्पादन में प्रथम है। इसी प्रकार से पुष्प उत्पादन, सीताफल, प्याज, हरी मटर, नींबू और लाल मिर्च में भी प्रदेश अग्रणी है। हमारा प्रदेश आने वाले समय में देश की दुग्ध राजधानी बनेगा। पशुपालन का कार्य और किसानों और पशुपालकों के लिए भी लाभ का माध्यम बने, इसके लिए बहुआयामी प्रयास किए जा रहे हैं। निराश्रित गोवंश के व्यवस्थापन के लिए गौशालाओं के प्रति गाय अनुदान 20 रुपए के स्थान पर 40 रुपया प्रति गौमाता करने का हमारी सरकार ने निर्णय किया है। इस वित्त वर्ष में गौशालाओं के लिए बजट प्रावधान 250 से बढ़ा करके 505 करोड़ रुपया किया गया है। प्रदेश में लगभग 3000 गौशालाएं 5.25 लाख गौमाताओं की देखभाल का दायित्व निभा रही है। मछली उत्पादन के बेहतर प्रबंधन से प्रदेश को विशेष श्रेणी से उत्कृष्ट श्रेणी में आने का पुरस्कार मिला है। मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में हमारा प्रदेश आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर है और निजी क्षेत्र में भी भागीदारी बढ़ रही है। 1.5 लाख से अधिक मत्स्य पालकों को किसान क्रेडिट कार्ड दिए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा क्षेत्र में भी हमारी सरकार लगातार अच्छा काम कर रही है। इसी कारण से तालाब निर्माण और मत्स्य बीज का उत्पादन के कार्य भी हुए हैं। जन विश्वास अधिनियम 2024-25 के माध्यम से अनेक कानूनों के प्रावधान सरल किए गए हैं और अनावश्यक नियमों को हटाया गया है। इससे उद्योगों को विकास के लिए नई दिशा मिली है। मैं आज इस अवसर पर बोल सकता हूं कि आज वर्ष 2025 जब हमने 2025 उद्योग और रोजगार वर्ष मनाया, जिसके माध्यम से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आए निवेश प्रस्तावों में 1/3 प्रस्ताव जमीन पे उतारे जा चुके हैं। अन्य देशों के उद्योगपति भी मध्य प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए अब रुचि ले रहे हैं। यूके, जर्मनी, जापान, स्पेन, दुबई के उद्यमियों से प्राप्त प्रस्तावों से विभिन्न क्षेत्रों में निवेश और रोजगार की संभावनाएं साकार करने के लिए हम अग्रसर हैं। हाल ही में स्विट्जरलैंड में हुई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में भारत का दल सबसे बड़ा था। इसमें मध्य प्रदेश की भागीदारी भी महत्वपूर्ण रही है। उद्योग संवर्धन नीति में 2025-26 में 1552 करोड़ से अधिक की सहायता प्रदान की गई है। शासन के इस सहयोग से उद्यमियों का हौसला बढ़ा है। मध्य प्रदेश के उद्योग क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि धार में पीएम मित्र पार्क की आधारशिला रखे जाने से जुड़ी है। इसके लिए यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने अपने जन्म दिवस पर मध्य प्रदेश के अंदर 17 सितंबर को पधार कर स्वयं ये सौगात दी है। उद्योग और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए
कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। वर्ष 2025 में ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से 1092 औद्योगिक भूखंड उपलब्ध कराए गए हैं, जिसके आधार पर निवेशकों को पारदर्शी और सुव्यवस्था के आधार पर उद्योग के समग्र विकास के लिए 2025 में एमएसएमई नीति लागू की गई। स्टार्टअप नीति, कार्य योजना और औद्योगिक और भूमि आवंटन सभी चीजों को सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए अब तक 2300 से अधिक औद्योगिक इकाइयों को 742 करोड़ से अधिक की सहायता प्रदान की गई है। वर्षों से लंबित निवेश प्रस्तावों का समाधान संभव हुआ है। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में हितग्राहियों को लगभग 500 करोड़ से अधिक का ऋण दिया गया, जिससे स्वरोजगार और उद्यमिता को नई गति मिली है। मध्य प्रदेश में छोटे और मझोले उद्योगों की अपार संभावना है। यदि उद्यम सफल हो जाए तो साधारण से व्यक्ति को भी सक्षम बना देता है और उस क्षेत्र के विकास का नक्शा ही बदल जाता है। उद्योग हमारे लिए मंदिरों के समान है, जो रोजगार रूपी आशीर्वाद देते हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन के अंतर्गत ग्रामीण उद्योगों की 572 इकाइयों को बैंकों के माध्यम से राशि उपलब्ध कराई गई, जिससे 2560 शिल्पियों को रोजगार मिला है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत का आह्वान किया है। इसके लिए सभी राज्यों को भागीदारी देनी है। अच्छी कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण के फलस्वरूप विकास की गति तेज होती है। प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति को मजबूत बनाते हुए आपराधिक तत्वों पर भी नियंत्रण को प्राथमिकता दी गई है। आपको बताते हुए प्रसन्नता हो रही है, मध्य प्रदेश में केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित समय के पूर्व नक्सलवाद की समाप्ति का कार्य किया गया है। मध्य प्रदेश में नक्सली तत्वों का खात्मा कर दिया गया है। नक्सलियों ने या तो आत्मसमर्पण किया या फिर वे मुठभेड़ में मारे गए। समर्पित नक्सलवादियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ देकर के समाज में शांति व्यवस्था बनी रहे, इस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। प्रदेश में नशे के विरुद्ध जन जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। गरीबों को सिर पर छत उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 11 लाख से अधिक आवास मंजूर किए गए। जब मैं आपसे बात इस तरह से कर रहा हूं तो 4 लाख से अधिक आवास तो हमारी सरकार ने काम की गति को मेंटेन करते हुए तैयार भी कर दी है और हम लगभग 5.25 लाख आवास बनाएंगे। मुख्यमंत्री मजरा टोला योजना के माध्यम से 20,000 से अधिक बसाहटों तक सड़कों की सुविधा पहुंचाने का प्रयास प्रारंभ हुआ है। इस कार्य के लिए 21,000 करोड़ की राशि हमारी सरकार द्वारा मंजूर की गई है। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण के लिए निरंतर हम काम करते जा रहे हैं। गत 2 वर्षों में 50 लाख विद्यार्थियों को 2,000 करोड़ से अधिक की छात्रवृत्ति प्रदान की गई है। ये प्रसन्नता का विषय है। अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थी IIM, IIT, AIT, NNIU जैसी संस्थाओं में अध्ययन कर रहे हैं। यही नहीं, सरकार ने स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए विदेश भेजने और उसकी फीस की व्यवस्था करने का काम भी हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में जनजाति वर्ग के कल्याण के लिए अनेक योजना संचालित है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में राज्य सरकार ने जनजाति वर्ग के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। प्रदेश में 63 एकलव्य विद्यालय की स्थापना करते हुए 25,000 से अधिक विद्यार्थियों को इससे जोड़ा है। कक्षा 11वीं और 12वीं के 2 लाख विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के माध्यम से लाभान्वित कर रहे हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के युवाओं को भी रोजगार देने के उद्देश्य से और देश और विदेश तक भेजने की योजना भी संचालित कर रहे हैं। हाल ही में 21 युवाओं को रोजगार के लिए विदेश भेजा गया है। जापान और अन्य देशों में हमारे युवा अपनी प्रतिभा से अपना नाम कमा रहे हैं। प्रदेश के विद्युत के क्षेत्र में भी हम आत्मनिर्भर हो गए। भविष्य में भी विद्युत के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने रहें। इसलिए विद्युत उत्पादन क्षेत्र में भी हमारी सरकार 1,806 मेगावाट की वृद्धि करने का लक्ष्य लेकर काम कर रही है, जिसमें 851 मेगावाट क्षमता हासिल भी किया जा चुका है। प्रदेश में गैर कृषि उपभोक्ताओं को 24 घंटे तथा कृषि उपभोक्ताओं को 10 घंटे निश्चित रूप से विद्युत उत्पादन प्रदान की जाने की योजना बनाई गई है। प्रदेश में नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग निरंतर किया जा रहा है।
वर्ष 2012 में नवकरणीय ऊर्जा क्षमता 491 मेगावाट थी, जो अब बढ़कर 9,508 मेगावाट हो चुके। मुरैना में प्रदेश की पहली सौर ऊर्जा भंडारण योजना के आधार पर जो विश्व में भी इसकी प्रशंसा हो रही है। हमारी सरकार पंप स्टोरेज के माध्यम से, सोलर एनर्जी के माध्यम से, विंड एनर्जी के माध्यम से कई प्रकार की नवकरणीय ऊर्जा के लिए लगातार काम कर रही है। और किसानों के लिए तो 30 लाख विद्युत पंप सोलर पंप में बदलने का लक्ष्य भी हमारी सरकार ने तय किया है। सोयाबीन उत्पादक किसानों को भावांतर योजना का लाभ दिलाया गया है। प्रदेश के लगभग 7 लाख से अधिक किसानों को 1300 करोड़ की भावांतर राशि का भुगतान भी हमारी सरकार के द्वारा किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 1 में मध्य प्रदेश देश में संपूर्ण आवासों के क्रम में प्रथम 3 राज्यों में से एक है और स्वीकृत आवासों की संख्या भी अत्यधिक है। 8,77,000 आवास पूर्ण हो गए। प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना 2 में 60,000 से अधिक आवास स्वीकृत किए गए हैं। प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों के सुनियोजित विकास के लिए भी हमारी सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इंदौर और भोपाल, इंदौर में उज्जैन भी है। हमने ये दोनों इलाकों को इंदौर उज्जैन मेट्रोपॉलिटन इलाका और भोपाल का भी राजधानी परिक्षेत्र में मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र बना रहे हैं। इस पहल से छोटे कस्बे और नगर परस्पर जुड़कर विकास की गतिविधियों को तीव्र करने में सहायक होंगे। मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जहां 1 साल के अंदर ही 2 प्रमुख शहरों को मेट्रो ट्रेन भी प्रदान की गई और मेट्रो ट्रेन की सेवाएं शुरू कर दी गई है। प्रदेश में लोक परिसंपत्ति प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं। इस क्रम में हमारे राज्य की बाहर की प्रॉपर्टियां, नागपुर में भी जो बस डिपो था उसको हमने अपने राज्य के विकास के लिए जोड़ा है। नर्मदापुरम, सीधी, सीहोर, मुरैना के तिलहन संघों के संयंत्रों का उपयोग पुनः उद्योगों के लिए करवाने का प्रयास भी प्रारंभ किया गया है। नागरिकों को कानूनी मदद देना सरकार का कर्तव्य है। गत वर्ष प्रदेश में 1.5 लाख से अधिक नागरिकों को विधिक सहायता मिली है। पारिवारिक विवाद समाधान केंद्र के रूप में कार्य कर रहे हैं। हमारे लिए खासकर हर घर नल से जल और जल जीवन मिशन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में 81 लाख से अधिक कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं। प्रदेश के 22,000 से ज्यादा नल कनेक्शन घर घर दिए गए हैं। लगभग 6 लाख हैंडपंप और मध्यम श्रेणी से भी कई प्रकार की पेयजल प्रबंधन किए जा रहे हैं। सिंगल हैंडपंप कनेक्शन के माध्यम से भी नल जल योजना प्रारंभ की गई। वहीं एकीकृत रूप से भी कई गांवों को जोड़ करके पेयजल की व्यवस्था भी करने का प्रयास हमारी सरकार ने करते हुए पूरे देश के अंदर हर घर जल नल से जल देने के लिए देश में उल्लेखनीय हमारी प्रथम स्थिति आई है। शिक्षा दीक्षा की जड़ें भारतीय संस्कृति और संस्कारों में जुड़ी हुई है। यह मध्य प्रदेश वासियों का सौभाग्य है। भगवान श्री कृष्ण ने उज्जैन में सांदीपनि आश्रम में शिक्षा ग्रहण की है। हमारी सरकार सांदीपनि आश्रम को भी भव्य दिव्य बनाते हुए उस काल को जीवंत करने के लिए प्रयास कर रही है। जब मैं आपसे इस तरह की बात कर रहा हूं तो स्वाभाविक रूप से इस सांदीपनि विद्यालय की हम अपनी तरफ आना चाहेंगे। स्कूलों में भी शिक्षा का स्तर श्रेष्ठ हो और हमारे स्कूल विद्यार्थियों को बेहतर वातावरण उपलब्ध कराए, इसके प्रयास भी प्रारंभ किए गए हैं। इसी का नतीजा है कि स्कूलों में ड्रॉप आउट दर जो पहले 6% थी, मुझे इस बात की प्रसन्नता है केवल 2 वर्षों में हमने इसको 0% पे लाके उस अपने जवाबदारी को निभाया है। इतना ही नहीं, निजी विद्यालयों में भी पढ़ाई कर रहे 8.5 लाख बच्चों की फीस भी हमारी सरकार भर रही है। प्रदेश में 369 सांदीपनि विद्यालय प्रारंभ किए हैं। राज्य सरकार ने निर्णय किया है द्वितीय चरण में सांदीपनि विद्यालयों की क्षमता 1000 से अधिक बढ़ाते हुए इस पर 360 करोड़ की राशि भी हमारे द्वारा खर्च की जाएगी। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण परिवर्तन करते हुए राज्य सरकार पूर्णतः शिक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। मध्य प्रदेश में युवाओं को उच्च शिक्षा सरलता से उपलब्ध कराने के लिए भी उसे लाभप्रद, कौशल युक्त और रोजगार परक शिक्षा देने का हमारा संकल्प है। आधुनिक तकनीक, डिजिटल लर्निंग और नवीन शिक्षण पद्धतियों के माध्यम से युवाओं को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाने का कार्य प्राथमिकता से किया जा रहा है। जनजाति नायकों में
3 नए विश्वविद्यालय क्रांति सूर्य टंट्या मामा, क्रांति वीर तात्या टोपे और रानी अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय सागर की स्थापना भी की गई है। साथ ही पंडित शंभुनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय शहडोल का संबद्धतादायी विश्वविद्यालय में उन्नयन किया गया है। प्रदेश में 22 भारतीय भाषाओं और 4 विदेशी भाषाओं के क्रेडिट आधारित पाठ्यक्रम भी प्रारंभ किए गए हैं। शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में प्रदेश के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। परिणाम स्वरूप नामांकन में 21% से ज्यादा की वृद्धि हमारे राज्य के अंदर हुई है। तकनीक शिक्षा के माध्यम से भी 10 इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किए गए हैं। गुजरात के गांधीनगर का कैंपस भोपाल के RGPV में स्थापित किया गया है। रीवा के शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में भी प्रारंभ की कोडिंग लैब एक आदर्श पहल है। प्रदेश के तकनीकी संस्थानों में भी कोडिंग लैब प्रारंभ की जाएगी। राजस्व संग्रहण में भी वाणिज्य कर विभाग महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वित्त वर्ष 2023-24 में 51,469 करोड़ की तुलना में बीते वर्ष 55,633 करोड़ का राजस्व संग्रहण हमने किया है। एक तरफ हम विकास भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे राज्य का कोष भी पर्याप्त रूप से बढ़े, इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। वन और वन्य जीव के क्षेत्र में तो उल्लेख नहीं। जय जोहार। आज हमन 77वां गणतंत्र पर्व मनावत हवन। आप मन ला गणतंत्र दिवस के गाड़ा गाड़ा बधाई और शुभकामना। जहां तक मेरी नजरें जा रही हैं, हर तरफ तिरंगे की शान दिख रही है। मां भारती की हर संतान उल्लास से भरी हुई दिखती है। हर नागरिक के हृदय में राष्ट्र प्रेम हिलोरे ले रहा है। हर नागरिक के भीतर राष्ट्र निर्माण के संकल्प की ज्योति जल रही है। मां भारती के ऐसे वीर संतानों का गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का दिन राष्ट्रीय पर्व की खुशियां मनाने का दिन है। आज का दिन राष्ट्र के लिए बलिदान देने वाले हमारे महापुरुषों को याद करने का दिन है। हम सब कृतज्ञ हैं उन सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति जिन्होंने आजादी के लिए कठिन संघर्ष किया और भारत को दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र बनाया। आज के दिन हम अपने संविधान निर्माताओं का स्मरण करते हैं। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाया गया हमारा संविधान बाबा गुरु घासीदास जी द्वारा दिए गए मनखे मनखे एक समान के संदेश को आत्मसात करने की प्रेरणा देता है। भारतीय परंपरा में तुलसीदास और कबीरदास जैसे महान संतों ने राज व्यवस्था में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सबसे ऊपर रखा था। हमारा संविधान हर नागरिक को इसका अधिकार प्रदान करता है। भारतीय गणतंत्र ने एक ऐसा खुला समाज बनाया है जिसमें हर नागरिक राष्ट्र के लिए अपने विचार रख सकता है। आज के दिन देश के सभी नागरिक संविधान द्वारा प्रदत्त इन अधिकारों का उत्सव मनाते हैं। अभी हमने राज्य स्थापना का रजत महोत्सव मनाया है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमें छत्तीसगढ़ राज्य की सौगात दी थी। हमने उनके जन शताब्दी वर्ष को अटल निर्माण वर्ष के रूप में मनाया है। रजत जयंती के मौके पर संविधान के मंदिर, हमारे विधानसभा के नए भवन का लोकार्पण यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों संपन्न हुआ है। हमारी लोकतांत्रिक आस्था का प्रतीक यह भवन सही मायने में छत्तीसगढ़ी अस्मिता का प्रतिनिधित्व करता है। धान की बालियों की डिजाइन और बस्तर सरबूजा की लोक कला से समृद्ध इस भवन की वास्तुकला में छत्तीसगढ़ की माटी का प्रतिबिंब झलकता है। 25 वर्ष पूर्व रायपुर के राजकुमार कॉलेज के जसपुर हाल में हमारी विधानसभा का पहला सत्र आयोजित हुआ था। राज्य के साथ ही विधानसभा ने भी
अपनी समृद्ध परंपरा की रजत जयंती मनाई है। यहाँ ऐसी अनेक लोकतांत्रिक परंपराएं स्थापित हुई जिनका अनुकरण अन्य राज्यों की विधानसभा ने भी किया। इस वर्ष हमने राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं जयंती भी मनाई। हमने नवनिर्मित विधानसभा भवन में राष्ट्र निर्माण में वंदे मातरम के योगदान पर विशेष चर्चा भी की। सुकमा जिले के कोंटा से लेकर मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले के सीतामढ़ी, हरचौका तक प्रदेश के हर कोने में लोगों ने वंदे मातरम का सस्वर गान किया। मां भारती की प्रशंसा में लिखे गए हमारे राष्ट्रगीत का यह सम्मान बंकिम दा को सच्ची श्रद्धांजलि है। यह वर्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का 125वां जयंती वर्ष भी है। एक राष्ट्र एक निशान एक विधान के माध्यम से उन्होंने मां भारती की अखंडता के लिए बलिदान दिया। जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई तो यह राष्ट्र की ओर से डॉक्टर मुखर्जी को सच्ची श्रद्धांजलि थी। इस बार हमने जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 125वीं जयंती भी मनाई। भगवान श्री बिरसा मुंडा ने जनजातीय समाज में आत्मगौरव का भाव जगाया। उन्होंने ब्रिटिश शोषण और औपनिवेशिक कानूनों के विरुद्ध कड़ा संघर्ष किया और अपना बलिदान दिया। छत्तीसगढ़ की धरती भी ब्रिटिश शोषण के विरुद्ध जनजातीय विद्रोहों की गवाह रही है। स्वतंत्रता संग्राम में जंगल सत्याग्रह के माध्यम से जनजातीय नायकों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। छत्तीसगढ़ के जनजातीय नायकों की आजादी की लड़ाई में किए गए बलिदान की कहानी हम डिजिटल माध्यम से सुना रहे हैं। शहीद वीर नारायण सिंह जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय का लोकार्पण भी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर किया। यह देश का पहला डिजिटल संग्रहालय है। राष्ट्र की अस्मिता के लिए बलिदान देने वाले हमारे जनजातीय नायकों के चरित्र को दिखाने वाला यह म्यूजियम आज की पीढ़ी के लिए तीर्थ स्थल की तरह है। यहाँ बड़ी संख्या में लोग जुड़ते हैं और अपने नायकों के प्रति श्रद्धा भाव से भर जाते हैं। शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। आज के दिन हम अभिनंदन करते हैं अपने वीर जवानों का, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर अपनी धरती को माओवाद के खतरे से मुक्त करने का बीड़ा उठाया। माओवादी हिंसक विचारधारा देश के लोकतंत्र को बड़ी चुनौती है। इनकी आस्था संविधान में नहीं, राष्ट्र की अस्मिता में नहीं, राष्ट्र की अस्मिता के प्रतीक चिन्हों में नहीं। इस कैंसर की तरह व्याधि का उपाय यही है कि इसे जड़ से नष्ट किया जाए। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एवं केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में हमने सुनियोजित रणनीति अपनाकर माओवादियों को चुनौती दी। हमारे जवानों ने रात दिन कठिन मौसम और दुर्गम परिस्थितियों में हर पल खतरे का सामना करते हुए एरिया डोमिनेशन किया और अपने साहस तथा शौर्य से हर लक्ष्य को प्राप्त किया। माओवादी हिंसा को समाप्त करने का यह बेहद कठिन लक्ष्य अब पूरा होने को है। इसी साल के मार्च महीने तक हम माओवाद को इस सुंदर धरती से जड़ मुक्त कर देंगे। खुशी की बात यह है कि अनेक लोग जो रास्ता भटक चुके थे वे अब लोकतंत्र की मुख्यधारा में वापस लौट रहे हैं। उन्होंने हथियार रख दिए और अपने हाथों में बाबा साहेब का संविधान थामा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के देश में यह सबसे सुंदर तस्वीर देखने में आई और इसने संविधान की सत्यमेव जयते की भावना को पुष्ट किया है। कुछ महीनों पहले जब मैं कार्यक्रम में भाग लेने जगदलपुर गया था, वहां मैं बस्तर कैफे गया। वहां आत्मसमर्पित नक्सली महिलाएं अब कैफे संभालती हैं। हिंसा की राह छोड़कर लोगों की सेवा की राह में आने से उनके चेहरे पर जो खुशी मैंने देखी उसे बयां करने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। हर काली अंधेरी रात के बाद नई सुबह होती है। अब नक्सल मुक्त क्षेत्र में
सबसे बड़ी संख्या मेडिकल कॉलेजों की खुलने की मध्य प्रदेश की रहेगी। जोरदार अभिनंदन कर से मेडिसिटी तो हमको मिल ही रही है। मेडिसिटी के माध्यम से भी हमारे राज्य ने अब देश में अपनी अलग मध्य प्रदेश में उज्जैन के माध्यम से पहचान बनाई है। मैं मान के चलता हूँ आयुष शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इस वर्ष 3 नए आयुर्वेदिक महाविद्यालय प्रारंभ करने का निर्णय किया गया है। खंडवा और भोपाल में आयुष और आयुर्वेद के भवन निर्माण किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में वेलनेस टूरिज्म को प्रोत्साहन देने के लिए 12 नए हेल्थ केंद्र पर्यटन के माध्यम से भी प्रारंभ कर रहे हैं। प्रदेश की प्रगति में खास करके सुशासन का हमेशा विकास के लिए नींव का पत्थर होना चाहिए और इसी आधार पर प्रदेश में गत 2 वर्षों में बड़े पैमाने पर विकास कार्यों को शिलान्यास और लोकार्पण नहीं, उनको यथार्थ में नीचे जमीन पे उतार करके हमारी सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। जबलपुर में 1100 करोड़ की लागत से एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण किया गया। इसी प्रकार 152 करोड़ की लागत से भोपाल में मेदा मिल चौराहे पर गायत्री मंदिर से गणेश मंदिर तक फ्लाईओवर और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर में रोड को 6 लेन करने का कार्य भी हमारी सरकार के द्वारा किया गया है। किसानों की समृद्धि में उनकी अच्छी सिंचाई की आवश्यकता होती। बीते 2 वर्षों में जल संसाधन विभाग और नर्मदा घाटी विकास के माध्यम से 7 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में हमने सिंचाई का रकबा बढ़ाया है और नवीन सिंचाई क्षमता का भी लगातार विकास के संकल्प लेते हुए पूरी सरकार के 5 साल के टेन्योर में 100 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में हमारी सरकार सिंचाई का रकबा बढ़ाएगी। ये उल्लेखनीय है। 1956 में बना मध्य प्रदेश 2002-3 तक केवल 7 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की क्षमता रखता था, लेकिन उल्लेखनीय ये भी है कि केवल 20 साल में हमने 42 लाख हेक्टेयर से हमारी उस स्थिति को बढ़ाया है और सरकार ने 2 साल के अंदर अकेले 2 साल में 7 लाख हेक्टेयर का रकबा बढ़ा करके अपनी किसानों के प्रति और सिंचाई के रकबे को बढ़ाने की प्रतिबद्धता को सिद्ध किया है। प्रदेश में उत्कृष्ट संसदीय परंपराओं का पालन करने का भी अभियान चलाया गया है। बीते महीने 1 दिन का विशेष सत्र आगामी 2047 तक का मध्य प्रदेश का विजन डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए 12 घंटे से अधिक हमने अपने सदन को चला करके पक्ष और विपक्ष के साथ भविष्य का मध्य प्रदेश कैसा हो इस दिशा में भी काम करने के लिए एक बड़ा संकल्प लिया है। सहकारिता के क्षेत्र में भी हमारी सरकार मध्य प्रदेश में दुग्ध सहकारी समितियों, मत्स्य सहकारी समितियों को भी लगातार प्रोत्साहन दे रही है। बीते 2025 में हमने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के माध्यम से भी इस दिशा में काम करने का निर्णय किया है। स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता कार्यक्रम भी आयोजित करते हुए इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन एक पेड़ मां के नाम भी अभियान हमारी सरकार द्वारा चलाया गया है, जिसमें 2 एकड़ भूमि के अंदर किसान अगर अपनी बगिया लगाता है तो 2 लाख रुपया 3 साल के अंदर हम किसान को देने वाले हैं, ताकि वो अपने बगीचा बनाए, उससे फल उत्पादन करे, अपनी आय भी बढ़ाए और पर्यावरण में अपना योगदान दे। जब मैं नवाचारों की बात कर रहा हूं तो छिंदवाड़ा के जिले के पातालकोट के अंदर 50 से अधिक गाँव में 500 से अधिक नागरिकों को पर्यटन गतिविधियों से जोड़ करके हमने होम स्टे के माध्यम से उनको समृद्धि की दिशा में ले जाने का प्रयास किया है। और केवल ये छिंदवाड़ा नहीं, अब तो उज्जैन जैसी जगह पर भी छोटे छोटे स्थान पर हर एक कोई होम स्टे खोल करके 2 कमरे 4 कमरे का आवास बनाकर भी अपनी आय बढ़ाने का काम लगातार पूरे प्रदेश में जैसे चल रहा है, ये उसके उत्कृष्ट उदाहरण है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ देश के लिए मध्य प्रदेश का महत्व क्या है, नागरिकों को अधिसूचित सुविधाओं को प्रदान करने में भी हमने कानूनी गारंटी देने का काम किया है। जिले तहसीलों में लोक सेवा केंद्र भी लगातार संचालित करते हुए जन कल्याणकारी हितग्राही योजनाओं को जमीन पे धरातल पे उतारने के लिए 1.5 करोड़ लोगों को डिजिटल हस्ताक्षर युक्त हमने जाति प्रमाण पत्र देकर भी अपनी प्रतिबद्धता शासन की नई तकनीक के बलबूते पर जनता को लाभान्वित कैसे करें, इसलिए कई अभियान चालू किए हैं। जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए अभी एक अभियान हमने 31 मार्च तक का चलाया है, जब हितग्राहियों को लगभग 106 प्रकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ घर घर जाकर के उनके
उनके हिसाब से 2-3 बार अलग अलग तारीखों के जो साथ जोड़ करके इन अभियानों के शिविरों के माध्यम से लाभ दिया जाएगा। मैं आज आपसे जब बात कर रहा हूं तो लाडली बहनाओं को कैसे भूल सकता हूं। लाडली बहना योजना के माध्यम से हमारी सरकार ने 1000 से बढ़ा करके अब 1500 रुपया प्रति माह की दर से राशि देना प्रारंभ किया है, जिसके बलबूते पर 2 साल के अंदर हमारी सरकार ने 50,000 करोड़ रुपए की राशि लाडली बहनाओं को दी है। जब लाडली बहनाओं को बात आती है तो आप ताली बजा करके मेरी बात का समर्थन कर सकते हैं। यह हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है। जब लाडली बहना पे हम आगे बढ़ रहे हैं तो लाडली लक्ष्मी योजना को कैसे भूल सकते हैं। लाडली लक्ष्मी योजना के माध्यम से भी 2,50,000 से अधिक बालिकाओं को छात्रवृत्ति देने का काम हमारी सरकार ने प्रारंभ किया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से भी प्रदेश की 3 लाख बहनों को लाभान्वित किया जा चुका है। खेलों की दुनिया में हमारा प्रदेश नित नई पहचान बना रहा है। शहडोल जिले के अंदर खिलाड़ी ब्राजील के फुटबॉल खिलाड़ियों की तरह दक्षता हासिल करे, इसलिए हमारे आदिवासी अंचल के बच्चों को भी हमने न केवल जर्मनी भेजा बल्कि विभिन्न सुविधा से युक्त है, जहां जल जीवन मिशन से शुद्ध जल मिल रहा है। राज्य स्थापना से पूर्व प्रदेश के लोगों को घंटों पावर कट का सामना करना पड़ता था। विद्युत उत्पादन के मामले में हम देश में अभी दूसरे नंबर पर हैं और पहले नंबर की ओर तेजी से अग्रसर हैं। आज प्रदेश के बीपीएल परिवारों को एकल बत्ती योजना के तहत निःशुल्क बिजली तथा शेष परिवारों को 24 घंटे रियायती दरों पर बिजली मिल रही है। एनर्जी सेक्टर में हम विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ की जरूरतों के अनुरूप कार्य कर रहे हैं। इसी क्रम में प्रधानमंत्री जी ने सीपत में 9,790 करोड़ रुपए के सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी है। डबल इंजन की सरकार का फोकस शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य को लेकर है और इसी के अनुरूप कोरिया, सरगुजा, बलरामपुर जैसे जिलों में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन पर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री सौर घर मुफ्त बिजली योजना में केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार की सब्सिडी भी मिल रही है, जिसके चलते बड़ी संख्या में लोगों ने अक्षय ऊर्जा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। हमने गेल से भी एमओयू किया है, जिसके तहत गैस आधारित उर्वरक परियोजना मुख्य रूप से 12.7 लाख मीट्रिक टन प्रतिवर्ष क्षमता वाले यूरिया उत्पादन प्लांट पर केंद्रित है। नक्सलवाद की वजह से बस्तर में योजनाओं का क्रियान्वयन धीमा रह गया था, लेकिन अब इसने रफ्तार पकड़ ली है। नक्सलवाद ने लोगों को बेघर किया। हम हथियार छोड़ मुख्यधारा में लौटने वाले लोगों को पक्का घर दे रहे हैं। इसके लिए 15,000 आवास हमने स्वीकृत किए हैं। पीएम जनमन योजना के माध्यम से विशेष पिछड़ी जनजाति के लिए हम अब तक 33,217 आवास स्वीकृत कर चुके हैं। हमने छत्तीसगढ़ महतारी को संवारने का संकल्प लिया है। छत्तीसगढ़ महतारी को गढ़ने में, संवारने में सबसे ज्यादा भूमिका हमारी माता बहनों की है। मुझे खुशी है कि महिलाओं के सम्मान का पूरा ध्यान रखते हुए हमारी सरकार महतारी बंधन योजना के माध्यम से करीब 70 लाख महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपये की सम्मान राशि प्रदान कर रही है। अब तक 23 किस्तों में 14,948 करोड़ रुपए की राशि माता बहनों के खाता में भेज चुके हैं। प्रधानमंत्री जी ने अगले 10 सालों में देश को मैकाले की मानसिकता से पूरी तरह से मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। भारत एक समय विश्व गुरु रहा, लेकिन मैकाले की मानसिकता ने समाज पर ऐसा असर डाला कि लोग हर विचार को पश्चिमी नजरे से देखने लगे और अपनी भारतीय संस्कृति के आदर्शों को भूलते गए। इस मानसिकता को भारतीय मूल्यों से युक्त शिक्षा से बदला जा सकता है। जब हमने सरकार का कामकाज संभाला तो हमारे सामने एक बड़ी चुनौती शिक्षा को लेकर ही थी। यह 2 कारणों से थी। पहला तो कोविड, जो ऑनलाइन क्लासेस हुई उनसे बच्चों को काफी लर्निंग लॉस हुआ। बच्चों को पढ़ने लिखने और गणित की सामान्य क्रियाएं करने में भी परेशानी होती थी। इस लर्निंग लॉस को ठीक करना बड़ी चुनौती थी।
इस पर हमने विशेष रूप से मेहनत की। दूसरी इससे भी बड़ी समस्या दूरस्थ एवं ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों की कमी की थी। 453 ऐसे स्कूल थे जहां एक भी शिक्षक नहीं थे और 1428 स्कूल केवल एक शिक्षक के भरोसे चल रहे थे, जबकि राष्ट्रीय छात्र शिक्षक अनुपात की तुलना में हमारे प्रदेश में इसका अनुपात बहुत ही अच्छा है। हमने युक्तियुक्तकरण के माध्यम से शहरों के अतिशय शिक्षकों की ग्रामीण क्षेत्रों में पदस्थापना की और इस तरह से यह समस्या दूर हुई। अब जब मैं ग्रामीण क्षेत्रों में जाता हूं, लोग बहुत खुशी से बताते हैं कि उनके स्कूल में शिक्षक पहुंच गए हैं, स्कूल में बढ़िया पढ़ाई हो रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने के बाद बच्चे स्थानीय भाषाओं में पढ़ रहे हैं, इससे उन्हें सीखने में काफी आसानी हो रही है। हमने स्कूलों में IT आधारित मॉनिटरिंग को विद्या समीक्षा केंद्र के माध्यम से लागू किया है। हम राज्य में 9000 स्मार्ट क्लास आरंभ करने जा रहे हैं और 22,000 कंप्यूटर लगवाएंगे। हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर परख सर्वेक्षण हुआ। सर्वेक्षण में राज्य की स्थिति बेहतर हुई है। साल तक जब हम आगे अपनी खगोलीय उपलब्धि को देखते हैं तो ऐसे में नवाचार, अनुसंधान और आधुनिक प्रौद्योगिकी के सम्मिश्रण से युवाओं के लिए नए अवसर उपलब्ध कराने का हमारी सरकार का भी संकल्प है। आइए हम सब मध्य प्रदेश की ऐसी नई अनेक अलग प्रकार की संभावना वाली अर्थव्यवस्थाओं में भी अपनी भूमिका निभाने के लिए आगे बढ़ें। उत्तरोत्तर प्रगति हमारा लक्ष्य है। अभ्युदय मध्य प्रदेश के लिए सभी, खास करके सभी कार्य को मिला करके आज गणतंत्र दिवस पर मैंने अपने विश्लेषण से सुखद भविष्य की रणनीति बनाने का एक संकल्प पत्र सबके सामने रखने का प्रयास किया है। मुझे पूरा भरोसा है प्रदेश के नागरिक प्रगति के मामले में अपनी भागीदारी भी निभाएंगे और निश्चित रूप से हमारा प्रदेश राष्ट्र का गौरव बढ़ाने में अग्रणी भूमिका निभाएगा। आइए सभी नागरिकों को एक बार फिर मैं अपनी ओर से शुभकामना देता हूं और सब संकल्प करें कि आइए विकास के लिए अपनी क्षमता, योग्यता और अपनी अपनी भूमिका को सुदृढ़ करें। मध्य प्रदेश को मजबूत बनाएं, देश को मजबूत बनाएं। हम सब यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इस गणतंत्र के लिए हर दिन, हर पल, हर समय का सदुपयोग करें। मेरी अपनी ओर से सबको शुभकामना। मेरे साथ बोले भारत माता की, भारत माता की जय हिंद, जय मध्य प्रदेश। जगह मिल पाए इसके लिए हम रायपुर के नालंदा परिसर की तर्ज पर 34 नगरीय निकायों में अत्याधुनिक लाइब्रेरी बना रहे हैं। युवाओं के स्किल ट्रेनिंग से लेकर नए जमाने के कोर्सेस आदि की सुविधा देने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। 160 ITI को हमने 484 करोड़ रुपए की लागत से मॉडल ITI के रूप में उन्नयन किया है। हम पैन IIT संस्था के माध्यम से भी स्किल अपग्रेडेशन के लिए काम कर रहे हैं। नई स्टार्टअप नीति के माध्यम से हमने 50,000 विद्यार्थियों को स्टार्टअप से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। हमारे देश ने वर्ष 2036 में ओलंपिक खेलों के लिए दावेदारी की है। देश में खेल अधोसंरचना को मजबूत करने एवं खेलों का शानदार माहौल तैयार करने यह कदम उठाया गया है। ओलंपिक खेलों में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करें। इसके लिए हम खेल अधोसंरचना को बेहतर बनाने का काम मिशन मोड पर कर रहे हैं। नया रायपुर के सेक्टर 28 में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए 85 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। हमारा राज्य जनजातीय बाहुल्य है। तीरंदाजी की कला हमारे जनजातीय क्षेत्र की पहचान रही है। इसे निखारने के लिए हमने राष्ट्रीय आर्चरी एकेडमी की स्थापना हेतु नवा रायपुर में 13 एकड़ जमीन आवंटित की है। खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने हमने ओलंपिक खेलों में पदक विजेताओं के लिए विशेष धनराशि की घोषणा भी की है। खेल प्रतियोगिताएं कभी आसान जगहों में आयोजित नहीं होती। खेल सुकून के वातावरण में खेले जाते हैं। बस्तर में भी ऐसा ही सुकून लौट आया है।
बस्तर ओलंपिक के आयोजन के माध्यम से हमने खेल के माध्यम से बस्तर की नई पहचान देश और दुनिया के सामने रखी है। पिछले वर्ष इन खेलों में 1,65,000 लोगों ने हिस्सा लिया था। इस बार 3,92,000 लोगों ने भाग लिया। इस साल हमें खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स की मेजबानी भी मिली है। प्रदेशों में खेलों का परिदृश्य उज्जवल है और हम इसकी बेहतर के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। प्रदेश की नई औद्योगिक नीति युवा आबादी के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन की उम्मीदें लेकर आई है। नई नीति के तहत हम सिंगल विंडो सिस्टम और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत निवेश में अनुदान प्रावधान तथा अन्य आकर्षक सुविधाएं निवेशकों को प्रदान कर रहे हैं। नई नीति के तहत हमने मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद और बंगलुरु जैसे महानगरों के साथ ही जापान एवं दक्षिण कोरिया में भी निवेश सम्मेलन किए। जापान में आयोजित होने वाला ओसाका वर्ल्ड एक्सपो उद्यमों के लिए दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण आयोजनों में से है। यहां हमने छत्तीसगढ़ की विशेषताओं को दिखाते हुए पवेलियन लगाया और नई औद्योगिक नीति तथा छत्तीसगढ़ की निवेश संभावनाओं के बारे में जानकारी दी। हमने यह सारी जानकारी जापानी भाषा में दी। यह उनके लिए अनूठा अनुभव था। दोनों ही देशों के निवेशकों ने छत्तीसगढ़ में निवेश करने पर रुचि दिखाई है। देश दुनिया से अब तक हमें 7,83,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। इन पर तेजी से काम किया जा रहा है। हमने स्टेट कैपिटल रीजन का निर्माण किया है और इसके तेज विकास के लिए प्राधिकरण का गठन किया है। व्यवस्थित विकास और फ्यूचर प्लानिंग के चलते यह रीजन देश के सबसे तेजी से बढ़ते औद्योगिक केंद्र तथा ईज ऑफ लिविंग के मामले में देश के अग्रणी शहरों में होगा। यहां हम ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित करने पर भी काम कर रहे हैं ताकि दुनिया भर की बहुराष्ट्रीय कंपनियां यहां से अपना कार्य कर सकें। भविष्य एआई का है। ऊर्जा की अपार उपलब्धता के चलते एआई से जुड़े उपकरणों की धुरी छत्तीसगढ़ से संचालित होंगी। हमने अटल नगर नवा रायपुर में एआई डाटा सेंटर पार्क आरंभ किया है। इसकी लोकेशन भी इसको महत्वपूर्ण बनाती है। यहां से देश के कोने कोने में डाटा सबसे कम समय में पहुंचाया जा सकता है। सेमीकंडक्टर यूनिट पर काम शुरू हो गया है। आईटी हब के साथ ही नवा रायपुर फार्मा हब के रूप में भी उभर रहा है। मेडिसिटी की पूरी तरह विकसित होने पर नवा रायपुर देश के सबसे महत्वपूर्ण मेडिकल हब में से एक होगा। छत्तीसगढ़ देश का दूसरा ऐसा राज्य है जहां जन विश्वास विधेयक लाकर हमने अनेक प्रावधानों को अपराध मुक्त कर दिया है। इससे उद्यमियों और कारोबारियों में उत्साह का माहौल है। नक्सलवाद के दंश ने बस्तर के विकास में काफी बाधा पहुंचाई। अब हमारे सामने बड़ी चुनौती यह है कि मिशन मोड पर विकास कार्य कर बस्तर को विकास की मुख्यधारा में शामिल किया जाए। हमने इसके लिए पूर्व में गंभीर रूप से नक्सल प्रभावित रहे गांवों में नियत नेला नार योजना शुरू की है। 69 सुरक्षा कैंपों के 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाले 403 गांवों में इस योजना के तहत शासन के 17 विभागों की भागीदारी से 53 हितग्राही मूलक योजनाओं और 28 सामुदायिक सुविधाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। जब पहली बार महतारी बंधन योजना के लिए सर्वे हुआ तो गंभीर नक्सल प्रभावित होने की वजह से इन इलाकों की महिलाओं को इस योजनाओं का लाभ नहीं मिल सका था। हमने इस योजना के तहत पुनः सर्वे किया है। अब इन गांवों की माता बहनों को भी इस योजनाओं का लाभ मिल रहा है। बस्तर में अधोसंरचना विकास के लिए जो मेहनत डबल इंजन की सरकार ने की है वैसी मेहनत कभी नहीं हुई। विशाखापट्टनम में गूगल द्वारा $15 बिलियन की लागत से एशिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर हब बनाया जा रहा है। विशाखापट्टनम से छत्तीसगढ़ एक्सप्रेसवे के माध्यम से जुड़ रहा है। यह एक्सप्रेसवे छत्तीसगढ़ की समृद्ध रेखा बनेगा और पोर्ट सिटी के माध्यम से छत्तीसगढ़ के उत्पादों को दुनिया भर में
पहुंचाने में मदद करेगा। इंद्रावती और महानदी को जोड़े जाने की पहल बस्तर के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। बस्तर और सरगुजा के अंदरूनी इलाकों में सड़कें बनाने के साथ ही यहां लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए हमने मुख्यमंत्री बस सेवा योजना आरंभ की। इसका संचालन स्थानीय लोग ही कर रहे हैं। इससे लोगों के समय की काफी बचत हो रही है और शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं तक पहुंच आसान हो गई है। हमारे प्रयासों से धरती के स्वर्ग बस्तर में पर्यटक लौट रहे हैं। इस साल नए वर्ष में एशिया का नियाग्रा कहा जाने वाला चित्रकूट जलप्रपात पर्यटकों की संख्या में आए उफान का गवाह भी रहा है। बस्तर की प्राकृतिक सुंदरता और इसकी अद्भुत जनजातीय संस्कृति को देश दुनिया को दिखाने हमने इस वर्ष भी बस्तर पंडुम का आयोजन किया है। स्वदेश दर्शन योजना के तहत हमने कवर्धा में भोरमदेव को शामिल किया और अब यहाँ काशी विश्वनाथ की तरह कॉरिडोर बनने का काम आरंभ हो गया है। हमें इस बात की हार्दिक खुशी है कि बिलासपुर जिले का कोपरा जलाशय छत्तीसगढ़ का पहला रामसर साइट घोषित किया गया है। इससे जैव विविधता को सहेजने में मदद मिलेगी। संस्कृत की श्रेष्ठ कविता मेघदूत की प्रेरणा कालिदास को सरगुजा से मिली। सरगुजा संभाग धरती के सबसे सुंदर हिस्सों में से है। यहाँ पर्यटन को प्रोत्साहित करने हम काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाने वाला मैनपाट में भी पर्यटकों की संख्या बढ़ी है। नई औद्योगिक नीति में पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने और होम स्टे में निवेश पर आकर्षक प्रावधान देने का बेहतर नतीजा सामने आ रहा है। जसपुर में सबसे बड़े प्राकृतिक शिवलिंग मधेश्वर महादेव के दर्शन के लिए भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। जसपुर का मयाले भी स्वदेश दर्शन योजना में शामिल हो गया है। रेल, सड़क और हवाई सेवाओं के विस्तार का असर सरगुजा संभाग के तेज विकास में नजर आ रहा है। यहाँ निवेश पर किए गए आकर्षक प्रावधानों के चलते तेजी से आर्थिक निवेश हो रहा है। शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी अधोसंरचना को भी हम बेहतर कर रहे हैं। जसपुर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए 359 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इसके साथ ही यहाँ 220 बिस्तर वाले अत्याधुनिक अस्पताल के निर्माण के लिए भी 32 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। नगरीय निकायों की सुंदरता एवं यहाँ बुनियादी सुविधाओं को सुनिश्चित करने हम मिशन मोड में काम कर रहे हैं। इसके अच्छे नतीजे सामने आए हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण में छत्तीसगढ़ के सभी शहरों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। प्रधानमंत्री जी ने मन की बात कार्यक्रम में बिल्हा की स्वच्छता दीदियों की प्रशंसा भी की है। रायपुर को प्रॉमिसिंग स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला है और गार्बेज फ्री सिटीज की 7 स्टार रेटिंग मिली है। 3 लाख से 10 लाख की आबादी वाले शहरों की श्रेणी में बिलासपुर को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना के माध्यम से हम 525 करोड़ रुपए के लागत से सभी नगर निगमों में अधोसंरचना के बुनियादी महत्व के कार्य करा रहे हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देते हुए प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना के माध्यम से रायपुर में 100, दुर्ग भिलाई में 50, बिलासपुर में 50 तथा कोरबा में 40 ई बसों की स्वीकृति प्राप्त हुई है। अटल जी के जन्म शताब्दी को यादगार बनाने हम सभी नगरीय निकायों में अटल परिसर बना रहे हैं। अटल जी द्वारा दिखाए गए सुशासन की राह पर हम निरंतर चल रहे हैं। प्रशासनिक कार्यप्रणाली के हर स्तर पर सुशासन को अपनाया गया है। सुशासन की पहली शर्त है पारदर्शिता। इसे अपनाते हुए हमने डिजिटल गवर्नेंस को हर स्तर पर अपनाया है। ई ऑफिस के माध्यम से हमने सरकारी कामकाज में समय सीमा, गुणवत्ता और पारदर्शिता स्थापित की है। बायोमेट्रिक अटेंडेंस हमने सभी विभागों में लागू किया है। ठीक सुबह 10 बजे अपनी उपस्थिति बायोमेट्रिक अटेंडेंस के माध्यम से दर्ज करानी होती है। अधिकारी कर्मचारी तय सीमा पर अपनी जगह पर
बैठ जाते हैं और कामकाज शुरू हो जाता है। हमने खरीदी में जेम पोर्टर को अपनाया है और इससे सरकारी खरीदी में होने वाले भ्रष्टाचार पर रोक लगी है। शासन प्रणाली में आए इन असाधारण बदलावों का असर राज्य की जीएसडीपी में नजर आ रहा है। जीएसडीपी वर्ष 2024-25 का अग्रिम अनुमान 3,29,752 करोड़ रुपए है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 7.51% अधिक है। इसी प्रकार 2023-24 की तुलना में राज्य की प्रति व्यक्ति आय 9.37% बढ़कर 1,62,870 रुपये हो गई है। हमारी छत्तीसगढ़ी संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन हमारे लिए सबसे अहम है। श्री राम लला हमारी सांस्कृतिक आस्था के केंद्र हैं। श्री राम लला अयोध्या धाम दर्शन योजना से अब तक 40,000 से अधिक श्रद्धालु प्रभु श्री राम के पुण्य दर्शन का लाभ ले चुके हैं। भारत भूमि विलक्षण है, जहां उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम हर कोने में पुण्य स्थल मौजूद हैं। प्रदेशवासियों को इनके दर्शन कराने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना भी शुरू की गई है, जिसमें अब तक 5,000 श्रद्धालु तीर्थ स्थलों का दर्शन कर चुके हैं। अभी रायपुर साहित्य उत्सव का आयोजन हमने किया। इस आयोजन के माध्यम से हमने ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त स्वर्गीय श्री विनोद कुमार शुक्ल सहित दिग्गज साहित्यकारों की प्रेरणा को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रयास किया है। अपनी बोली, भाषा, लोक कला, लोकगीत और सांस्कृतिक धरोहरों को सहेजने हम ऐसे कार्यक्रम करते रहेंगे। राज्य के सर्वांगीण विकास में शांति, सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था की प्रमुख भूमिका रही है। इसमें हमारे छत्तीसगढ़ पुलिस के जवानों का अनुकरणीय योगदान है। इन्होंने सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के साथ नक्सल विरोधी अभियानों में अदम्य साहस का परिचय देते हुए अनेक जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। इस उत्कृष्ट कार्य के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस बल में कार्यरत समस्त बल को समान स्वरूप राज्य स्थापना की 25वीं वर्षगांठ का पदक प्रदान किए जाने की मैं घोषणा करता हूं। विकसित छत्तीसगढ़ के लिए बनाए गए अंजोर विजन डॉक्यूमेंट के अनुरूप हम लगातार कार्य करते रहेंगे। जन भागीदारी से हम छत्तीसगढ़ महतारी को संवारते रहेंगे। मुझे इस अवसर पर स्वर्गीय लक्ष्मण मस्तूरिया जी की कविता की पंक्तियां याद आ रही हैं। सरगला पृथ्वी माँ लादे हूँ, परण ऐसन ठाने हाँ, मोर संग चलो रे, मोर संग चलो जी, मोर संग चलोगा, मोर संग चलो रे। मस्तूरिया जी की इन पंक्तियों को साकार करना है और विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण करना है। आप सभी की भागीदारी से निश्चित ही हम यह लक्ष्य प्राप्त करेंगे। आप सभी को पुनः एक बार गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय मुख्य अतिथि महोदय आपके इस संदेश के लिए। और अब कलेक्टर बिलासपुर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर से निवेदन है, माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करें गुब्बारों की उड़ान के लिए। ये गुब्बारे जो ध्वज के रंग में रंगे हुए हैं, गणतंत्र दिवस अमर रहेगा संदेश लेकर हमसे दूर जाएंगे, अनंत में विलीन हो जाएंगे। गणतंत्र दिवस अमर रहेगा ये संदेश दूर दूर तक, जन जन तक पहुंचाने के लिए ये गुब्बारे इस समय मैदान के चारों कोनों से छोड़े जा रहे हैं। सम्मानीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा छोड़े गए। और अब परेड कमांडर से परिचय है। परेड निष्क्रमण की कार्यवाही करने का कष्ट करें। एक बार परेड कमांडर फिर मुख्य मंच की ओर आते हुए और आज के कार्यक्रम के सम्मानीय मुख्य अतिथि महोदय माननीय श्री विष्णुदेव साय जी, माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन से निवेदन करेंगी, परेड को निष्क्रमण की अनुमति चाहेंगी और कुछ ही क्षणों में यह परेड मैदान से निष्क्रमण होगी।